नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हिमालय एजू हब के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख लिया होगा, ठीक है। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिए बच्चा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आज अपन बात करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीयूटी 2026 के फिजिक्स पेपर को लेके, ठीक है। तो अगर आपके डोमेन में फिजिक्स सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके सीयूटी सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। बीच में स्किप कर गए तो आपको कुछ भी मदद नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे आ गए तो पूरा देख के जाइएगा, नहीं तो अभी ही इसको छोड़ दीजिए। कोई मतलब नहीं है समय, क्योंकि एग्जाम 10 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा लगाएंगे, इससे अच्छा है कि अभी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ गए तो पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। हो सकता है मैं ऐसे टॉपिक बता दूं जिससे अच्छे आपके क्वेश्चंस बन जाएं। तो अगर मैं जो यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ उन टॉपिक को आपने देख लिया तो यकीन मानिए कि फिजिक्स का पेपर आपका सबसे अच्छे जाने वाला है, ठीक है। पूरे सिलेबस का भी एनालिसिस करेंगे, चैप्टर का एनालिसिस करेंगे, और ये देखेंगे कि किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से, किस किस यूनिट से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और किन यूनिट्स को अपन को बेटर वे में तैयार करके जाना है। कौन सी यूनिट हार्ड है, कौन सी इजी है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना। अगर कुछ छोड़ना भी है तो उस पर भी बात करेंगे। किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन सब पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले में अगर आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जगह सिलेबस का जो चैप्टर वाइज डिवाइडेशन है उसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको यहाँ पर 14 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। आपको 14 चैप्टर दिए गए हैं। अगर कुछ बच्चे अभी ही अपनी तैयारी स्टार्ट करे हैं, उनका सिलेबस अभी तक एक बार भी पूरा नहीं हुआ है, या अभी एक दो चैप्टर पूरे करे हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता दूं, ठीक है। उनके लिए मैं बता दूं, मैं टोटल यहाँ पर 5 चैप्टर आपको बता रहा हूं। इन 5 चैप्टर को आप पढ़ लेना, ठीक है। यकीन मानना आपका 50% पेपर अच्छा हो जाएगा, 50% तक आपके यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। सही, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करता हूं बेटा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 14, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, एनपी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर अपन इस चैप्टर को बोलते हैं बेटा। इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा और सवाल सही हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक में ये तो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट हो गया बच्चा। एक चैप्टर नंबर में बात करूं सेकंड, ये है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। चैप्टर नंबर ये सेकंड हो गया बेटा। 2 चैप्टर तो इधर से आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट, थर्ड नंबर का चैप्टर आपका ये हो गया एसी करंट। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 3 चैप्टर ये हो गए। एक आपका मैं बात करूं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ नंबर का, ठीक है। फोर्थ नंबर का ये आपके पास हो गया, ठीक है। और एक अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। ये दोनों बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इनको एक कैटेगरी में रख लो बेटा, ठीक है। इनको एक कैटेगरी में रख लो आप लोग, ठीक है। ये 5th नंबर का। तो जो जो टॉपिक, जो जो चैप्टर मैंने टिक किए हैं, ये चैप्टर ऐसे हैं सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। तो गलती से भी इन चैप्टर को छोड़ना नहीं है आप लोगों को। अगर आप कोई चैप्टर छोड़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन इन चैप्टर को नहीं छोड़ना। इन चैप्टर पर थोड़ा विशेष रूप से तैयारी आपको करनी है। इन चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। इन चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के आपको काम करना है। वैसे तो सब पढ़ना है, ये मैं स्पेसिफिक आपको मार्क लगाया है, टिक लगाया है, आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर थोड़े विशेष है बेटा। इनका वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, थोड़ा ज्यादा आपको इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर ये चैप्टर आपके अच्छे हो गए ना, बाकी सब इजी चैप्टर है, वो आराम से हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप चैप्टर वाइज बात करते हैं तो, ठीक है। चैप्टर वाइज बात करते हैं तो, ठीक है। अब मैं यूनिट वाइज आपको सिलेक्शन बता देता हूं बेटा, ठीक है। किस तरह से कौन कौन सी यूनिट से किस किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए बात करें। अब आपको ये भी पता है बेटा कि जो पहले का सिलेबस था सीयूटी
2025 वाला या उससे पहले वाले सिलेबस में और आज के सिलेबस में फर्क है। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं सीयूटी 2026 के लिए। तो जो आप पीवाईक्यू जब देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन देखेंगे, उनमें ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो यहाँ सिलेबस में नहीं दिए गए। तो आप जब पीवाईक्यूज करें तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, सिलेबस चेक करते हुए करिएगा कि क्या क्वेश्चन पहले दिए गए थे और क्या नहीं दिए गए थे। ठीक है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे जो इस बार सिलेबस में नहीं है, पिछली वाले सिलेबस में थे, इस बार वाले सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बेटा बहुत डिटेल एनालिसिस करवाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत डिटेल एनालिसिस। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट की अपन बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपके चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, दो चैप्टर मिला के आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट बनती है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं इसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कुलाम्स लॉ, फोर्स ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। तो ये मैं मार्क कर देता हूं बेटा, कुलाम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, अपन बात करें कुलाम का नियम, दो बिंदु आवेश के बीच बल। ये जिन टॉपिक पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो टॉपिक से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं बेटा और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक। फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज, एक सुपरपोजिशन थ्योरम एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इस चीज पे। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी पूरा नहीं हुआ यूनिट फर्स्ट, है ना, अपन डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ए डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, यहां से देखिए आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से विभवांतर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। एक ये पोटेंशियल की डाइपोल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, ये वाला टॉपिक। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, द्विध्रुव तथा आवेशों के तंत्र के कारण विद्युत विभव। दैट मीन्स जो डाइपोल होता है और अलग अलग जो टाइप के आपके पास चार्ज होते हैं, ठीक है, उनके जो आवेश के तंत्र होते हैं आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज या सिस्टम जो चार्ज का है उसके थ्रू जितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उनकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की मैं बात करूं, ठीक है, सम विभव पृष्ठ की मैं बात करूं तो इसमें वर्क डन 0 होता है बेटा, ध्यान रखना, W बराबर 0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ द 2 पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दो बिंदु आवेश के तंत्र तथा विद्युत स्थितिक क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो स्थितिज ऊर्जा वाला टॉपिक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इन से आपको पोटेंशियल एनर्जी पे बात करना है, सिस्टम ऑफ चार्ज पे बात करना है और डाइपोल पे बात करना है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से आते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा आगे। यूनिट 1 बड़ी है आपकी बेटा, यूनिट 1 बड़ी है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर है, तो चैप्टर नंबर जो 1 और मैंने सेकंड डाला था स्टार्टिंग के अंदर, आपका देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें जो चैप्टर 1 है और 2 है वो पूरा कवर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क एंड डाइपोल, ये जो बल आघूर्ण वाला टॉपिक है आपका बेटा, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। और ये टॉर्क वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और हर बार एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हर बार यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे, आप साथ के साथ आई थिंक नोट कर रहे होंगे, हाईलाइट लगा रहे होंगे बेटा, ध्यान रखना। आइए बच्चा आगे देखते हैं बेटा, अपना क्वेश्चन अपना देखते हैं। अभी यूनिट फर्स्ट चल रही है, खत्म नहीं हुई, यूनिट फर्स्ट बड़ी है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट बड़ी है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेटमेंट ऑफ गाउस थ्योरम एंड इट इज एप्लीकेशन टू फाइंड द ड्यू टू इन्फिनिटिजिमल लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्म चार्ज इन्फिनिटी प्लेन सीट एंड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो फील्ड है
स्पेरिकल फील्ड, स्पेरिकल सेल के इनसाइड और बाहर साइड कितना होता है, गाउस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, खोखली गोलीय खोल के अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र निकालना है और गाउस लॉ के ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, इन टॉपिक से जितने क्वेश्चंस हो गए उतने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। चलो अब कैपेसिटेंस के ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैपेसिटर वाला जो टॉपिक होता है वहां पे बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फ्री चार्ज एंड बॉन्ड बाउंड चार्ज इनसाइड ए सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के ऊपर बेटा, ठीक है, विद्युत ध्रुवीकरण के ऊपर, ठीक है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये कॉम्बिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कॉम्बिनेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। संधारित्र के संयोजन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड द विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, ये देखो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर की कितनी एनर्जी होती है और डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरे होने से उनकी कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक माध्यम के साथ और इसके बिना समांतर प्लेट संधारित्र की संधारित्रता या धारिता के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इस तरह आपकी यूनिट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से अपन ने बात करी है, मेजरली क्वेश्चन वही बनते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट फर्स्ट नहीं छोड़नी है, सबसे बड़ी यूनिट है ये। इस यूनिट में जो मैंने टॉपिक हाईलाइट किए हैं स्पेसिफिक उन टॉपिक पे तो अच्छे से देख के जाना, उनके न्यूमेरिकल देखना, उनके शॉर्ट नोट्स बनाना बेटा, ठीक है। चलिए आते हैं यूनिट नंबर सेकंड के ऊपर। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, केवल एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शो किया था, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, वो केवल एक यूनिट है, एक चैप्टर पूरा कवर करता है, ठीक है, एक चैप्टर पूरा कवर करता है। आइए बात करते हैं क्या होता है, ठीक है, इसमें कहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसकी मतलब आवेश की गतिशीलता, उनका विद्युत धारा के साथ संबंध, और सबसे परिचित आप सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के ऊपर जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे आपको पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ओम्स लॉ के ऊपर बेटा, ठीक है। ओम्स लॉ बोलो या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो बेटा, ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं बेटा विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता की मैं बात कर रहा हूं। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेसिस्टेंस की जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है उस पे आते हैं, ठीक है। प्रतिरोधक की ताप पर निर्भरता, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और डेरिवेटिव क्वेश्चन वो आपके न्यूमेरिकल भी बनते हैं यहाँ पर बेटा, ठीक है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द ईएमएफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड डे, ये तो सबको बताया बेटा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सेल का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर तो क्वेश्चंस आप सबने देखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ खास टॉपिक हैं जो आपके यहां से बनते हैं यूनिट नंबर 2 से। एक किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा व्हीटस्टोन सेतु, इन दोनों में से व्हीटस्टोन सेतु का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। किरचॉफ लॉ सबको पता है, दो लॉ होते हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और सेकंड लॉ बोलता है एलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0 इन एनी लूप, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन आपको व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज से देखने को मिलते हैं बेटा, ओके। ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, इनके कंपेयर में मैं बात करूं तो, ओके। एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इससे, इस टॉपिक से बेटा। आइए यूनिट नंबर 3 की मैं बात करता हूं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपके चैप्टर नंबर 4 एंड 5, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 कंप्लीट होते हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मतलब मूविंग चार्ज की बात करें और मैग्नेटिज्म, ये दोनों ही चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस यूनिट नंबर 3 के अंदर। 2 चैप्टर है, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ से क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ठीक है। और एक करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, दैट मींस मैं आपको बता दूं ये चैप्टर नंबर जो 4 है,
इसमें क्या होता है बेटा, दो तरह की, सबसे देखो, सबसे हार्ड अगर कोई यूनिट अगर मैं बोलूंगा तो वो यूनिट नंबर 3 होगी। सबसे हार्ड अगर मैं कोई चैप्टर बोलूंगा तो चैप्टर नंबर 4 एंड 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या बताया है, किस तरीके से बताया है, क्या पैटर्न्स बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको बताया है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो चैप्टर नंबर 4 की जो स्टार्टिंग होगी, मैं आपको बता दूं बच्चा, चैप्टर नंबर 4 की जो स्टार्टिंग होगी, उस चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि किसी वायर में, किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है आई, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो जितने भी स्टार्टिंग होगी सबके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो आपको बी निकालने के लिए बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। उसके बाद में जैसे चैप्टर पे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब वही कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उस पर जो अप्लाई फोर्स होता है वो एफ निकालना है। तो आपको इस पूरी यूनिट में या तो बी निकालने के लिए बोलेंगे या एफ निकालने के लिए बोलेंगे, या इन दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कि कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और उसमें कितना फोर्स अप्लाई आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं इससे। हर साल क्वेश्चन आता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, सर्कुलर के ऊपर, लूप के अंदर हर बार क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, चलो, ठीक है, चलिए आगे चलते बेटा। ठीक है, इधर देखते हैं एम्पियर लॉ एंड इट इज एप्लीकेशंस। एम्पियर लॉ की जो एप्लीकेशंस है ना, अब बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक एप्लीकेशन दी रखी है, इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के ऊपर बात की गई है, लंबी सीधी तार के लिए इसका अनुप्रयोग। दैट मीन्स एक स्ट्रेट वायर है, उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जब उसमें करंट फ्लो होती है। तो ये एम्पियर की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से हरदम क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, और केवल एक ही एप्लीकेशन दी हुई, ज्यादा नहीं दे रही, बहुत सिंपल दिया हुआ है आपको। ठीक है, आइए बात करते हैं द सोलेनोइड फोर्स एंड मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सोलेनोइड के ऊपर बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बेटा। सोलेनोइड भी इंपॉर्टेंट ही है आपका, सोलेनोइड भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, कोई टिपिकल क्वेश्चन सोलेनोइड से नहीं आता। सोलेनोइड के अंदर जब करंट फ्लो होगी तो उसके एंड पे और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, केवल वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चंस, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई ट्रिकी क्वेश्चंस, कोई घुमे हुए मॉडरेटेड क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं सोलेनोइड पे और एम्पियर की एप्लीकेशन से। ठीक है, आइए, ठीक है। अब इससे जो यूनिट 3 में अपन ने पढ़ा, यहां तक तो अपन ने केवल क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात करेंगे फोर्स के ऊपर कि मैग्नेटिक फील्ड में आपका पास करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं बात करते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा कि दो कंडक्टर है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इनके ऊपर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई होता है, तो कितना क्या फोर्स अप्लाई होता है उस पर बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना फोर्स अप्लाई होता है उस पर बात की जा रही है यहाँ पर, है ना, ध्यान रहेगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन सा? दो समांतर धारा बहने वाले चालकों के बीच बल। ठीक है, ओके बेटा, आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बेटा, कि कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, एक आपके पास लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस टॉपिक से और गैल्वेनोमीटर से, दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो मैग्नेटिक फील्ड में जो आपके पास लूप रखा हुआ है उस पर कितना आघूर्ण लगता है, टॉर्क लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो कि किसका कॉन्सेप्ट है, गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सेंसिटिविटी है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संवेदनशीलता, कि कोई अमीटर बनाया, कोई वोल्ट मीटर बताया, वो कितना सेंसिटिव है, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है गैल्वेनोमीटर से। बहुत सिंपल टॉपिक है ये जो गैल्वेनोमीटर वाला टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये इजी टॉपिक तो हलवा होता है बेटा, डायरेक्ट खाया जाता है, ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है इसको, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती, अच्छा भी लगता है, नंबर भी दिला देता है ना, पका पकाया मिलेगा आपको यहाँ पर। चलिए आइए बेटा, यूनिट 3, ये आपका चैप्टर नंबर, यूनिट 3 में 2 चैप्टर थे, 4 और 5। ये 4 का बेसिक कंप्लीट हुआ, 5 के ऊपर आते हैं बेटा अपन। ठीक है,
5 में देखो बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड, बिल्कुल सही बात है बेटा। बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी लेंथ पूछ लेता है, चीजें पूछ लेता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, वेरी गुड। मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर बेटा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चुंबकीय द्विध्रुव के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे बेटा, ठीक है। एक इसकी इंटेंसिटी के ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है इसका ना। चलिए देखो ये रहा इंटेंसिटी, ये रहा, ठीक है। इंटेंसिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आता है यहाँ पर, तीव्रता के ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। आइए बेटा, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव पर आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव पर आघूर्ण, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चा। ये चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूनिट नंबर जो 3 है इसमें चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 दोनों ही काउंट हो जाते हैं आप लोगों के। चलिए आगे बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसमें बात करते हैं। यहां पर देखना बेटा, पेरा, डाई और फेरो, ये 3 तरह के मेटेरियल होते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे, लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है काई, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पर इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें डिफरेंट आपको क्रिएट करना है, अलग अलग बेसिस पे डिफरेंट किया जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हाई इनमें इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो पेरा, फेरो और डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनमें क्या फर्क होता है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे लास्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, चुंबकीय गुणों का ताप पर प्रभाव, कि टेम्परेचर कम ज्यादा करने से क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खराब होती है, बदलती है, चेंज होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 यहां पर कंप्लीट हुई। अब मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के ऊपर बात करता हूं, इसमें चैप्टर नंबर 6 एंड 7 दो चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 और 7, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैंने बता दिया अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है इसको पूरे को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत बैठना, क्योंकि पूरे ही यूनिट से ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये है, इस अल्टरनेटिंग करंट में पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी पार्ट आएगा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ, वेरी गुड, फेराडे लॉ। इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। फेराडे के नियम के बाद जो प्रेरित विद्युत वाहक बोल होता है इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम नहीं है। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है। स्व प्रेरण तथा परस्पर प्रेरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है और एक इंड्यूस ईएमएफ इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। आइए बेटा अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो मैं तो यही बोलूंगा बेटा, अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है ये पूरा ही चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मुझे माफ करिएगा, मैं इतना शर्मिंदा हूं कि मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्योंकि पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक से यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो आपको ये जो यूनिट है अल्टरनेटिंग करंट वाला, पीक, आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ वोल्टेज, रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एलसीआर सीरीज सर्किट, ठीक है, ये सारे के सारे जो टॉपिक है सबके सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। अगर आपने इस यूनिट को छोड़ दिया है, छोड़ के इसको पढ़ा है, तो यकीन मानिए बहुत बड़ा पछतावा होगा जब फिजिक्स का पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक है। जब फिजिक्स का पेपर आपके हाथ में होगा तो बहुत बड़ा पछतावा होगा अगर आपने इस यूनिट को, इस चैप्टर को छोड़ दिया है, ठीक है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बन के आते हैं यहाँ पर, ये नहीं है मैं बोल दूं इससे अच्छे क्वेश्चन से, उससे नहीं है। रेजोनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रेजोनेंस से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। देखो मैं ऐसा, देखो है तो सिलेबस पूरा, तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के पीछे का एक फैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, या ये मेरे बोलने का ये फैक्ट है कि इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो थोड़े ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। तो ये जो टॉपिक है, जो टॉपिक छोड़ दिए अपन ने, उनसे इजी क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। लेकिन जिन टॉपिक पे मैंने मार्क किया है वो टॉपिक थोड़े हार्ड है, थोड़े
क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं उन टॉपिक से, तो उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ रहा है। सिलेबस तो पूरा कवर करना है आप लोगों को, लेकिन जहां जहां मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान होके एक्स्ट्रा केयर करके आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, ठीक है। पीछे वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट थे इन दोनों के कंपेयर में। चलो बेटा, अब आते हैं आपकी यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, चैप्टर यूनिट नंबर 5। इसमें केवल और केवल आपका केवल एक चैप्टर नेम है जो नंबर है 8 नंबर का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है 80% थियोरेटिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। इतने न्यूमेरिकल नहीं बनते, थियोरेटिकल न्यूमेरिकल बनते। कहां से कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं आइए बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा की संकल्पना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर ट्रांसफर नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ट्रिक रहती है बेटा, है ना। गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ठीक है। गाड़ी XUV इन माई रेंज, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माई फॉर माइक्रोवेव, रेंज फॉर रेडियो वेव, ठीक है। ये इनके मैंने बना दिए। ये फ्रीक्वेंसी इस तरह इंक्रीज होती है इनकी, और इनकी वेवलेंथ इस तरह से डिक्रीज होती है, ये ऑर्डर होता है, ठीक है। तो इनके जो रेशियो है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर, इनके सीक्वेंस को अरेंज कराने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इनके यूजेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये कहां से निकलती, इनको किस मेथड से जनरेट करते हैं क्वेश्चंस बनते हैं। तो कैसे भी तरह मतलब जितना निचोड़ा जा सकता है उतना निचोड़ लेना इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जितना निचोड़ा जा सकता है उतना निचोड़ लेना, ठीक है। समझ में आ गया। इनके यूज मतलब एप्लीकेशंस, इनका जनरेशन मतलब ये जनरेट कहां से होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके वेवलेंथ के ऑर्डर, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। चलिए बच्चा, ऑप्टिक्स बात कर ही ली, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 और 10 दो चैप्टर आपके यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर को मैं दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर रहा हूं। पहला लेंस, तीन में कर सकते हैं, सॉरी। पहला आप बोल सकते हैं इसमें मिरर, दूसरा लेंस और तीसरा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तीनों, पहला आप बोल सकते हो मिरर, बीच में लेंस और लास्ट में इंस्ट्रूमेंट, जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड आ गए, सिंपल आ गए, वो सारी बातें हैं, ठीक है। यहां पर तो जो ये दृष्टि दोष थे आप लोगों के, है ना, ठीक है, ये सब हटा दिए, वो नहीं है अब सिलेबस में आपके, ठीक है। देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर, मिरर देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत शॉर्ट में सल्टा दिया, बहुत शॉर्ट में सल्टा दिया। तो इसमें जो मिरर है आपके, मिरर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मिरर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका मिरर फॉर्मूला के ऊपर लेंस मेकर सूत्र, जो लेंस मेकर सूत्र है ना आपका, लेंस मेकर फॉर्मूला है, वहां से लेंस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो मिरर फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला सॉरी, ये रहा मिरर फॉर्मूला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, ये पूरा का पूरा मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया बेटा, सब पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। बट फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मिरर फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से नहीं बनते, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस, लेंसेज, थिन लेंसेज फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन, ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कॉम्बिनेशन लेंस हो गया, रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ये प्रिज्म वाला टॉपिक भी सबसे, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रिज्म, मैग्निफिकेशंस और ये लेंस मेकर फॉर्मूला और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से तो ये। अब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं बेटा अपन, ठीक है। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो दे रखा है आपको, इसमें दो तरह के माइक्रोस्कोप दे रखे हैं आपको, कंपाउंड और सिंपल, ठीक है। दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, अगर मैं बात करूं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। और उनकी
और टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैग्निफिकेशन पावर के ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं ना, ठीक है, टेलीस्कोप में तो। और माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, आइए बेटा बात करते हैं। ठीक है, हो गया है। ये आपकी यूनिट कौन सी हो गई है? यूनिट नंबर 6 हुई है, जिसमें चैप्टर नंबर आपके 9 और 10 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ है, 10 का पार्ट अभी बाकी है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 का पार्ट आ गया। ठीक है, इसके अंदर डिफ्रेक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, यंग डबल एक्सपेरिमेंट और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, और सेकंड मैंने बोला डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अगर ये दो टॉपिक भी कर लेंगे ना आप, तो काफी रहेगा आप लोगों के लिए। केवल दो टॉपिक बताए मैंने, ये दो टॉपिक भी कर लेंगे ना तो काफी हेल्प रहेगी आपके, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन दो टॉपिक से पूछते हैं। मतलब ये 80% क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से ही देखने को मिलते हैं। तो दो टॉपिक तो अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं। पीवाईक्यूज मैंने करवा दिए, मैंने अपना रोल निभा दिया। चलो बच्चा, आते हैं यूनिट नंबर 7 पे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, पदार्थ तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। आइए बच्चा, तो यूनिट नंबर जो 7 है आपकी, उसमें केवल एक चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 11। छोटी सी यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। ठीक है, अगर आप लोग इस मूड में हैं कि कोई यूनिट आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस यूनिट को छोड़ सकते हैं। पहली, मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ के जाइए, सिलेबस पूरा पढ़ना है, लेकिन कुछ बच्चे सेलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए मैं बनाना चाह रहा हूं बेटा। ठीक है, तो अगर आप कोई यूनिट अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप ये छोड़ सकते हैं। अगर आपकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है तो आप इस यूनिट को थोड़ा सा लाइट में ले सकते हैं। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना पढ़ लेना, अदरवाइज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मैटर वेव वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा लगता है हार्ड आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को हार्ड लगता है। देखिए बात करते हैं मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, डी ब्रोगली रिलेशन। तो डी ब्रोगली रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये वाला। तो मैंने केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से यहां से दो, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, इक्वेशंस जिसके अंदर उनका जो वर्क फंक्शन है, कार्य फलन है, वो निकाला जाता है, उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने जितना देखा है आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो अगर इसमें से कुछ पढ़ना है तो मोस्ट ऑफ तो ये आइंस्टीन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल ये टॉपिक पढ़ लेना बेटा। ठीक है, आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। केवल दो चीज बताई मैंने। ठीक है, आ जाओ यूनिट नंबर 8 पे बात करते हैं, जो 12 और 13 चैप्टर आपका काउंट करवा रहा है या अपने अंदर देख रहा है। चैप्टर नंबर 12 एंड 13, अगर इन दो चैप्टर की मैं बात बोलूं तो इनमें सबसे कम या मैं बोलूं सबसे ज्यादा रिपीटिंग होने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब नए नए क्वेश्चन इतने नहीं बनते, नए नए जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इतने नहीं बनते। ले देख के घूम फिर के इनमें जो क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं वही घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि नए क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। छोटे टॉपिक है, दो तीन क्वेश्चंस यहाँ से, दो तीन क्वेश्चन यहाँ से, दो क्वेश्चन लगभग मानोगे क्या कह सकता हूँ, यूनिट नंबर 8 से केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम बोल रहा हूँ बेटा, 4 क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलने वाले नहीं है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, और मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपके थियोटिकल्स बनते हैं। ठीक है, केवल बोर मॉडल की जो रेडियस है और एनर्जी उसको छोड़ दें तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपके थियोटिकल्स बनते हैं। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो जो बच्चे इजी पे टारगेट कर रहे हैं, ऐसी मछली जो जल्दी से पकड़ में आ जाए, वो वाली बात है। ये 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 20 नंबर आ जाएंगे, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अपन इसको छोड़ देते हैं छोटा चैप्टर समझ के। ठीक है, छोटा है लेकिन इजी है, इजीली नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। इसको देखिए बेटा क्या बात करें। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदर फॉर मॉडल फॉर एटम, बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में सबसे ज्यादा, अगर इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा से बनते हैं, जिसमें लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री सीरीज सुनी होगी आपने वो, और इलेक्ट्रॉन की रेडियस और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेडियस और एनर्जी और इनकी स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। ठीक है, चलो ठीक है,
न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस की साइज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, न्यूक्लियर फोर्स, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट। क्या मैं बात करूंगा? मास डिफेक्ट की बात करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी बात कर रहा हूं। एक बनता है इसके ऊपर कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या क्या होते हैं। आपको नंबर दे देंगे, एटम्स दे देंगे, न्यूक्लियस दे देंगे, उनमें पूछेंगे कौन आइसोटोम्स कौन आइसोबार, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी पे, आइसोटोप्स और आइसोबार पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा ही आप बहुत इजी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी और आइसोटोप, आइसोबार, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। चले आगे, आइए। तो ये आपकी यूनिट नंबर 8 होगी। ये लास्ट यूनिट आती है आपकी, जिसमें चैप्टर नंबर पूरा का पूरा 14 आपका काउंट हो रहा है। ये यूनिट नंबर 9, जिसमें केवल एक चैप्टर पूरा आ रहा है, जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 14। मैंने पहले ही बता दिया, ये जो चैप्टर है आपका 14 नंबर का, ये पूरा ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इससे कम से कम 5 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, हो सकता है 6 क्वेश्चन भी बन जाए आपके, 5 to 6 क्वेश्चन बनेंगे बेटा इससे। और जब इसकी अपने पीवाईक्यू जब देख, जो अपने पीवाईक्यूज करवाए थे सारे, उनको देखना सीरीज को जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके पीवाईक्यूज देखना। इसके पीवाईक्यूज करने में मतलब अपन मान के चलिए, अगर मैं 10 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा पीवाईक्यूज में टाइम नहीं लगता है एक क्वेश्चन करोगे। जब इसका एमसीक्यू जब आप सोल्व करोगे तो एक क्वेश्चन में 20 से सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तब इतना इजी चैप्टर है, 5-6 क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, तो क्यों ना इसको पूरा पढ़ लिया जाए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करें। 5 क्वेश्चन का मतलब 25 नंबर होता है, और 6 क्वेश्चन का मतलब 30 नंबर होता है। अगर एक सिंपल चैप्टर को पढ़ के, सिंगल चैप्टर को पढ़ के पूरी यूनिट कवर हो रही है, 30 क्वेश्चन कवर, 30 नंबर कवर हो रहे हैं, तो बेटा बेवकूफ इंसान ही होगा जो इस चैप्टर को छोड़ेगा, ठीक है। पढ़ना पूरा है, फिर भी देखते हैं कहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। आइए बेटा, एनर्जी बेंड्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है, क्वालिटी आइडिया ओनली, इंट्रिक्सिक एंड एक्सेंट्रिक सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप। मतलब यहां पर आपको अलग अलग सेमीकंडक्टर्स देंगे और पूछेंगे ये एन टाइप कैसे बना, पी टाइप कैसे बना। तो ये इंट्रिक्सिक है, एक्सेंट्रिक है, ये आपको बताना है, शुद्ध है या अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर के क्राइटेरिया आपको पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सी डोपिंग करवाएंगे, कौन सा बनेगा, ठीक है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से, कि जब एक डायोड को, पीएन जंक्शन को, सेमीकंडक्टर को जब फॉरवर्ड में कनेक्ट करेंगे, रिवर्स में करेंगे, तो किस अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज चेंज होगी। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर के ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ऊपर, दूसरा रेक्टिफायर पे, और तीसरे तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको अलग अलग टाइप के क्या देंगे यहाँ पर, मटेरियल देंगे, एटम्स देंगे, और पूछेंगे क्या इससे पी टाइप का बनेगा या इससे एन टाइप का बनेगा। बस इतना इजी पार्ट यहां से आने वाला है आपका, ठीक है, इतना इजी पार्ट आपका यहां से आने वाला है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो पूरा सिलेबस कवर करें। इस गलतफहमी में मत रहे कि कुछ सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ ले और पास हो जाए। सेलेक्टिव टॉपिक जो मैंने बताया है, इस बताने का केवल एक ही मकसद है कि इन टॉपिक को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है उनको थोड़ा सा ध्यान देके आपको पढ़ना है, वरना सिलेबस पूरा कवर करना है। और मैं बात करूं आपकी, जब मैंने यहां पर चैप्टर बताए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर की अलग बात करेंगे, फोर्थ की, सेवंथ की और 9 की और ये वाली। तो ये जो मैंने आपको 5-6 चैप्टर बताए हैं, इन चैप्टर से पूरे चैप्टर मिला के क्वेश्चंस बनते हैं। सेलेक्टिव तो बता दिए मैंने, लेकिन पूरे ही चैप्टर से हर एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन चैप्टर को मत छोड़िएगा। अगर मैं एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस भी निकाल के लाऊं, 6-6 क्वेश्चंस भी निकाल के लाऊं, तो सोच लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। मतलब ये 5 चैप्टर आपके 150 नंबर कवर कर रहे हैं, और बचे हुए 9 चैप्टर आपके 100-125 नंबर कवर कर रहे हैं। तो ये 5 या 6 चैप्टर आपके लगभग 90 से 100 नंबर निकाल लेंगे बेटा, 90 से 100 नंबर। तो इनको हल्के में मत लेना, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं,
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी CUT 2026 की फिजिक्स परीक्षा के अंदर बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा एक कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा बच्चा। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी के लिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगूंगा कि आपका ये जो पेपर है CUT 2026 वाला वो बहुत अच्छा हो, सभी को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिले, सभी की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपका सिलेक्शन हो और आगे की आपके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे बच्चा, ज़्यादा समय नहीं बचा है एग्ज़ाम का। ऑल द बेस्ट।